नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए, जो कि हमने आपका मैथ कंप्लीट आपको करा दिया है। तो आपको चैप्टर वाइज देखना है मैथ, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखना है तो आप जाकर के देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे 2016 के प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका संपूर्ण हल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चनों को आपको डील कराया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हर एक पॉइंट को आसान भाषा में किस तरीके से आपको करना होता है पेपर में क्वेश्चंस को, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका ये गणित का 2016 का संपूर्ण हल प्रश्न पत्र आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3-4 संख्याएं आपको दी गई हैं, 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है। क्योंकि ये समानुपात में क्यों नहीं है और इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ कोई मध्य पद नहीं है इसलिए नहीं है, या फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है इसलिए नहीं है। क्या इसके लिए नहीं है? क्या इसके लिए नहीं है? बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है इसलिए नहीं है। या फिर बाह्य पदों का गुणनफल आपका है वो 9000 है इसलिए नहीं है। तो ये क्यों समानुपात में नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए समानुपात में जब कोई चीज होती है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर के मध्य पदों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है जब कोई चीज, जब संख्याएं समानुपात में होती हैं तब का। अगर समानुपात में नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। नहीं होगा तब ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये संख्याएं समानुपात में नहीं है, क्योंकि क्यों समानुपात में नहीं है, तो इससे पता चलता है कि जब समानुपात में नहीं है तो ये तो आपका खारिज हो जाता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये कंडीशन तब फॉलो करती है जब वो समानुपात में होती हैं। और ये शुरू में ही कह रहा है कि ये समानुपात में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा, आप बिना सॉल्यूशन करे इसका आंसर जान सकते हैं कि इसका आंसर बी नंबर का होगा। क्योंकि जब ये समानुपात में नहीं होंगी तब एक ही कंडीशन बनेगी, इसके बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये वास्तविक नहीं होगा। जैसे 30 है आपका, ठीक है, 30 समानुपात आपका रखा जाएगा 120, अनुपात 120, और इसके बाद फिर आपका समानुपात का साइन लगाएं। इसके बाद आप 90 लिखें और 90 के बाद आपको अनुपात लगाना है, फिर आपको लिखना है 300। ठीक है, अब इसमें बाह्य पदों का गुणनफल यानी इनका गुणनफल करोगे और इनका मध्य पदों का गुणनफल करोगे तो ये आपस में बराबर नहीं आएंगी। बराबर नहीं आएंगी मतलब देखिए, नौतिया आपका इनका मल्टीपल करो, इसका और इसका मल्टीपल कर रहे हैं। नौतिया 300 का 9 हो गया, 9 हो गया मतलब 9000 हो गया, 9000 हो गया। क्योंकि इस पे देखिए 1 जीरो ये है और 2 जीरो ये है। बराबर में यहाँ 12 निम्मा 108 होता है, तो यहाँ पर 108 और 2 जीरो, तो ये देख सकते हो आप, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू 9000 इज नॉट इक्वल टू 10800, क्योंकि 10800 के बराबर 9000 कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये समानुपात में नहीं है, इसका मतलब हुआ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, हर एक ऑप्शन को यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपको सबको करा दिया जाए, आपको बाकायदा से आपको समझा दिया जाए क्वेश्चन को सही तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जहां पर ए ओ बी आप देख सकते हो 80 अंश का कोण बना हुआ है। तो यहाँ पे ए डी बी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो केंद्र पर बना कोण है ये आपका 80 अंश का बना हुआ कोण है। अगर इसी को हम इस तरीके से इस पर परिधि पर इससे ही एंगल बना देते तो ये जो परिधि पर एंगल बनता ऊपर वाला, ये जो एंगल होता वो हमेशा कितने का होता, तो ये एंगल हमेशा परिधि पर बने कोण का आधा होता। तो आधा होता का मतलब कितना होता, 40 अंश का होता। अगर आपसे ये निकलवाया होता तो ये 40 अंश का आपका हो जाता। अब यहाँ पर हमको ये तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है भाई कौन सा, ये नीचे वाला यानी डी वाला ऑप्शन निकालना है। तो देखिए ये भी परिधि पर बना हुआ कोण है, तो इसके लिए जो केंद्र पर बना कोण होगा वो ये वाला होगा, ये वाला। तो ये वाला यानी देखिए इस तरीके से पूरा घूम जाता है सर्कल, तो 360 अंश का एंगल बना देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 80 अंश का इधर है, तो ऊपर कितने अंश का बचा होगा, तो ऊपर ये जो पूरा एंगल ये घूमा हुआ है ये कितने अंश का एंगल होगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, आपको शायद
समझ में ना आया हो, ये वाले की बात कर रहा हूँ, ये पूरा जो घूमा हुआ है ये कितने अंश का एंगल होगा, तो इसे हम 360 माइनस 80 हटा देंगे, 80 इसमें से हटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका 280 बच जाएगा, 280 280 अंश का आपका एंगल बचेगा, ये वाला एंगल, ये वाला पूरा बाहर का एंगल। अब तो केंद्र पर बना के एंगल कितने का होगा, तो केंद्र पर बना एंगल इसके आधा होगा। आधा होगा का मतलब समझ गए आप क्या, कि यहाँ पर जब केंद्र पर बन रहा है 180 अंश का, तो आधा बनेगा 140 अंश का, 140 अंश का परिधि पर बनेगा 140 अंश का कोण। तो 140 अंश का कोण कौन सा है, तो आप देख सकते हो नंबर द में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपका 140 अंश का कोण बना हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है आपको और इस फिगर में आपसे पूछा हुआ है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इसी के मैंने आपको चैप्टर जब आपको करा रहे थे, शायद 16 चैप्टर था, तो उसमें ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ था, 16 या 17 इसी तरीके से कोई चैप्टर था, मुझे इतना याद नहीं है, उसमें सीधा सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर अब में पूछ रहा है रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, यहाँ सत्य की पूछ रहा है कि सत्य कौन सा है। तो देखिए रेखा पी क्यू क्या व्यास है, तो देख सकते हैं पी क्यू हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ है पी क्यू, तो पी क्यू कह रहा है कि ये व्यास है, व्यास तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वृत्त से पहले से बाहर ही है, और बाहर है तो ये एक स्पर्श रेखा है ना कि व्यास है। तो इस तरीके से ऑप्शन अ तो गया, यानी जो ऑप्शन अ आपको दिख रहा है ये तो कट गया। कटने के बाद आप दूसरा देख सकते हो, यहाँ पे कह रहा है रेखा सीडी वृत्त की छेदक रेखा है, तो सीडी पकड़ लीजिए, ये जो सीडी आपको दिख रही है ये छेदक रेखा है, सही बात है, क्योंकि आपको जब मैंने छेदक रेखा आपको बताई थी, जब आपको करा रहे थे छेदक रेखा के बारे में आपको बताया हुआ था, तो हमने कहा था कि ये क्या करेगी कि ये आपको वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बिंदु ये है आपका और एक बिंदु ये है, और बाहर से वृत्त के जा रही होगी और बिंदु को कितने काटेगी, यानी दो बिंदुओं पर काट रही होगी वृत्त को। तो ये देखिए दो बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए ये छेदक रेखा होगी। तो यही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे देखिए सब क्यों गलत है, रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है, तो ओ आर इसमें देखिए, तो ओ और आर देखोगे तो ये जीवा नहीं है, ये त्रिज्या है इस वृत्त की, क्या है इसकी त्रिज्या है। अगर ये टोटली कंप्लीटली यहां तक मिली होती तो ये आपकी क्या हो जाती, तो आपकी ये जीवा हो जाती। अभी ये आपकी क्या है, अभी आपकी ये त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है। तो ये आप समझ गए ये त्रिज्या क्यों है, क्योंकि ये केंद्र से परिधि तक जोड़ती है, तो ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी। तो यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है ए एस बी ए त्रिज्यखंड है, तो ए एस बी ए देखो, ए एस बी और ए क्या है, ये त्रिज्यखंड है, तो ये आपका क्या है त्रिज्यखंड नहीं है, ठीक है, ये आपका त्रिज्यखंड नहीं है ए एस बी ए, तो ए एस बी ए त्रिज्यखंड आपका नहीं है ये, ठीक है, ये आपका एक लघु वृत्तखंड है आपका, ये त्रिज्यखंड के रूप में नहीं है, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा हुआ है, कह रहा है ये आपको साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछ दिया इसने, कह रहा 2,000 रुपए का 5% सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताओ। तो हमने आपको बताया था एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पे मैं लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, इसका सब कुछ मैंने डिटेल में आपको कराया है, तो आप उनको वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर सिंपल इंटरेस्ट डालेंगे तो आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सब वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो यही आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए एस आई का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसे साधारण ब्याज बोलेंगे, पी हो गया मूलधन, आर हो गया आपका दर और टी हो गया समय, और ये 100 लगेगा आपका प्रतिशत के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम सीधा निकाल लेते हैं, एस आई बराबर आपका हो गया पी, यानी 2,000 रुपए तो आपका पी हो गया। इसके बाद कह रहा 2 वर्ष का टाइम लगा है, और यहाँ पर कह रहा 5% की दर से लेंगे, बट्टे में 100 का आप भाग दे दीजिए, इसमें 100 से काटोगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इसमें 5 दूनी 10, 10 और ये 20 ऊपर है, 10 और एक और जीरो बढ़ जाएगा तो 20, यानी 200 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सब वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। आशा है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था, इसको आपको करना आपके बाएं हाथ का खेल था। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है कि 5⁻6 बराबर में 15,625 का लघु गुणकीय रूप ज्ञात करिए। तो इसका लघु गुणकीय रूप क्या होगा,
तो इसके लिए हमने जब आपको इसके क्वेश्चंस करा रहे थे तब हमने आपको इसका पूरा चैप्टर बाकायदा से कराया हुआ था, सब कुछ आपको बताया हुआ था कि किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करना होता है। तो यहाँ पर जो आपको 5 दिख रहा है ये अभी भी बेस में है और ये लॉग लगने पर भी ये बेस में ही रहता है, यानी 5 यहाँ रहेगा बेस में। और यहाँ पर जो आपको 15,625 दिख रहा है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 15,625 और बराबर में आपका कितना हो जाएगा, तो बराबर में आपका हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 क्यों हो जाएगा, इसके पावर जो चढ़ी हुई है वो 6 हो जाएगा इसके पावर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप ऑप्शन मिला सकते हो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ गए आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें 6 में इसने कहा हुआ है कि किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। यह आपकी 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138 ये आपकी क्या दी गई है, तो ये आपकी दी गई है, ये इनकी ऊंचाई दी गई है। ठीक है, अब ऊंचाई दी गई है तो ये कह रहा है कि इसकी मध्यिका ज्ञात करिए। तो मध्यिका किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये आपको हमने बताया था कि यानी मिडिल टर्म, इनको या तो आरोही क्रम में लगा लो या आप अवरोही क्रम में लगा लो और लगाने के बाद इनके जो मिडिल में बैठा हुआ है वही आपकी मध्यिका होगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसे मैं अवरोही क्रम में लगा लेता हूँ क्योंकि बड़े से छोटा लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो होता है 150 है, फिर दूसरे नंबर पे आप देखोगे इसमें 148 है दूसरे नंबर पे, और फिर तीसरे नंबर पे आप देखोगे 148 के बाद आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा 142 है। फिर आपको देखने को मिलेगा 142 के बाद 140 देखने के लिए मिलेगा। 140 के बाद आप लगाओगे इसमें क्या 138 हो जाएगा, और 138 के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कितना आएगा 137 और 137 के बाद आपका 135 के बाद 133 ये अब आपके सब खत्म हो गए। आप देख सकते हो इसमें जो संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, संख्या कितनी है इसमें, तो आप देख सकते हो इसमें 8 है, यानी मतलब 3 में आगे की काट देता हूं और 3 में पीछे की काट देता हूं। ठीक है, अब मिडिल की दो संख्या हमको मिली, देखिए 140 और 138 ये दो मिडिल की टर्म हमें मिली। अब इनके भी हमको क्या बीच का निकालना है। तो आप देख सकते हो कि यहां से 140 और 138 अगर इनको जोड़ के दोनों को भाग 2 का दे दो फिर भी मिडिल का निकल जाएगा। या फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखिए, चलो भाग दे दो जोड़ के, तो जोड़ के दोगे तो देखिए 0 और यहाँ से 8 तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 तो आपका ये 7 हो जाएगा। 7 के बाद यहाँ 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, यानी 278 का आधा निकालना है आपको। तो आधा निकालोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 निम्न 18, यानी 139 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 139 आपका इसका आंसर हो जाएगा और आप आसानी से इसे हल कर पाओगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसमें कह रहा है क्या मान याद कीजिए यहाँ पे, यानी पावर का मान याद करना। देखो इसमें जो बेस है ना, आपको बेस दिख रहा होगा, बेस इसमें 3 है और इस पे सब पावर चढ़ी हुई है। तो 3 पे जितनी पावर चढ़ी हुई है उसको चढ़ा लो, इसको जोड़ दो क्योंकि ये सब मल्टीपल में है। तो 4 प्लस का 5 माइनस का 9 और प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 4 9 और 2 11, 11 में से आपका गया 9 तो बराबर में बच गया 2, यानी 2 पावर बच गया, 3 पे पावर 2 बराबर में हो जाएगा 9। तो ये आपका 9 आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 9 आंसर लिखा हुआ है, तो आपका ये 9 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है 4/x² माइनस का y²/9। तो 4 को लिख सकते हो 2 और x को लिख सकते हो, मतलब x² को x लिख सकते हो, इसका स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस का यहाँ पर देखोगे तो y बट्टे में यहाँ लिख सकते हो 3 और इन टोटल का स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बन गया a², ये कौन सा बन गया, तो ये a² माइनस का b² का फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b² का फॉर्मूला मिल गया। तो अब यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी आप लिख सकते हो 2/x प्लस का y/3, एक तो ये कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में एक माइनस का हो जाएगा, 2/x माइनस का y/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नीचे वाला, आप देख सकते हो ये आपका
आंसर हो जाएगा और आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हुआ है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो रचना मत लिखिए, रचना मत लिखिए। तो देखो इस तरीके से आप वृत्त खींचोगे 3.5 सेंटीमीटर का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से रेखा खींच दीजिए। यानी मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर स्पर्श रेखा है, क्या है, एक स्पर्श रेखा ये आपने खींच दी है। यहाँ पे क्या, एक स्पर्श रेखा खींच दी है और स्पर्श रेखा पर पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट मान लीजिए। यहाँ उसने कहा नहीं है कि आपको रचना लिखनी है, तो इस तरीके से छोड़ दीजिए। इसमें देखिए ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर कोई भी आप मान रख सकते हैं, जिसमें आसानी से आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए बराबर आपको सेट दिया हुआ है, बी बराबर आपको सेट दिया हुआ है, और आपको ए और ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका साइन होता है, ये जो साइन होता है ये आपको बताता है कि उभयनिष्ठ इन दोनों में क्या है। तो उभयनिष्ठ का आपको ये याद रखना है कि ये आपका कॉमन की बात करता है। तो ये कॉमन की बात करता है, तो आप देख सकते हो इस सेट में और इस सेट में क्या कॉमन है। तो इन दोनों सेट में आप देखोगे तो यहाँ पर ए, ठीक है, ए, और यहाँ से इस तरीके से साइन लगाओ, ये आप भी लिखोगे यहाँ पे बराबर में। इसमें जो सेट में लिखोगे इसके, तो इसमें कितना आएगा, 11 आएगा, क्योंकि दोनों में कितना कॉमन है, तो दोनों में आपका 11 कॉमन है, इसलिए ये इसका आंसर जो होगा वो आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो ये जो साइन आप जब भी देख लो तो इसका मतलब होता है कॉमन का साइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा हुआ है, कह रहा है क्या, देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित साड़ी दी गई है, 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य इनके भार का आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम में आपका दिया गया, शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, इस तरीके से हमको इसका जो समांतर माध्य निकालना है, तो इसकी हमें साड़ी इसी तरीके से बना लेनी होती है। एक बॉक्स और इस तरीके से आंसर में आपको बना लेना होता है। इस तरीके से मैं यही बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप एफ और एक्स, इसे आप मान लीजिए, इसे एक्स मान लीजिए, इसे एफ मान लीजिए, इस तरीके से आप। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल होता है, कुल मिला के इस कहने का मतलब ये है। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल 40 का इसमें करेंगे तो ये 160 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। इसी प्रकार से इसमें इसका मल्टीपल करेंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 12 चौके 48, 48 और 2 हो जाएगा कितना, 50, यानी 504 ये हो जाएगा आपका। इसके बाद कह रहा है 43 का 18 में मल्टीपल करिए। तो 43 का 18 में मल्टीपल करेंगे तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 18 तिया 54 हो गया। ठीक है, इसके बाद 18 चौको 72 हो गया, 72 और 5 कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 72 और 5 77, ये हो गया आपका। इसके बाद आपका देख सकते हो 10 और 44 का मल्टीपल करना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 440, 440 हो जाएगा। यहाँ 45 का मल्टीपल करोगे तो मतलब 6 में 45 का मल्टीपल करोगे, 5 छका 30, 30 जीरो। इसके बाद आप 6 चौका 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27, यानी 200 आपका कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो इन सबको अब आपको जोड़ लेना है। जब आप इन सबको जोड़ लोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका इनका मान निकल के आएगा कितना, 2148। ठीक है, 2148 आपका इनका हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब यहां पर देखिए, तो ये आपका क्या माना आपने, तो यहां पर ये आपका x है भार संख्या और यहां पर ये f है, तो इन दोनों का मल्टीपल है। तो ये ऊपर दोनों का मल्टीपल बट्टे में यहाँ पर जो संख्या आप लिखोगे वो f, नंबर ऑफ f की लिखोगे। तो इन सबको जोड़ लीजिए, ये कितने हो जाएंगे, तो 4 और 12 16, 16 और 18 कितना हो गया आपका, 18, ये हुआ 32, 32 और 10 नहीं 32 नहीं, सॉरी, ये हो गया आपका कितना हो गया, 16 और 16 आपका 32, 34 हो गया, 34 और 4 44, 44 और 6 50, यानी ये हो गया आपका 50। तो 50 से आप इसमें भाग दे दें। अब जैसे ही आप भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
जो आंसर आएगा आपका 42.96, 42.96 ये आपका समांतर माध्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपका पूरा ये पेज था। और आगे नेक्स्ट बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसे अभी छोड़ दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 12 तक ही इस वीडियो में रखूंगा, आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।